हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं एमबीए फर्स्ट सेम की मैथ्स, जिसका नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एडिशन प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, आज हम एडिशन थ्योरम की प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में भी दो पॉइंट्स होते हैं। एक होता है कि जब दोनों इवेंट जो हैं वो डिपेंडेंट हैं, और एक जब इंडिपेंडेंट है। तो दो केस है, तो उन दोनों केस के दो फॉर्मूले हैं और उनको प्रूफ करना होता है। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इतना सिंपल है, तो मतलब थोड़ा ही लिखना होता है और नंबर पूरे 10 मिलते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से सीख लीजिए, फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आप लोगों को करा दिया जाएगा। तो फटाफट देखिए कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटीज फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब अगर कोई एक इवेंट हो रहा है, दो इवेंट हैं, एक इवेंट के होने, एक इवेंट से अगर उसमें कुछ हो रहा है, कुछ एक्शन हो रहा है, तो उससे दूसरे पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप कॉइन को ही ले लो। एक कॉइन को अगर आप टॉस करते हो तो या तो हेड आता है या तो टेल आता है। तो इससे इवेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि एक इवेंट का दूसरे इवेंट पे कोई फर्क पड़ रहा हो, नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है कि ये दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, एक ए है और एक बी है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए फॉर्मूला हमारा प्रोबेबिलिटी का क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अब इसको प्रूफ करके आपको एग्जाम में दिखाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा इवेंट ए के लिए जो हमारी प्रोबेबिलिटी है अगर हमको निकालनी है, तो हम ये मान लेते हैं कि फेवरेबल केसेस हमारे M1 है और टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या है, N1 है। इवेंट बी के लिए फेवरेबल केस M2 है और टोटल नंबर ऑफ केस N2 है। ठीक है, अब इसके बाद अब हमें ये निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए इंटरसेक्शन बी के लिए हमारे टोटल नंबर ऑफ जो है केसेस क्या हो जाएंगे, N1 N2 हो जाएंगे। तो इसको इस तरीके से लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे क्या हो जाएंगे, N1 N2, और दोनों इवेंट के मिला के फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे, M1 M2। तो इसको अब आप अलग करके लिख लीजिए, M1 अपॉन N1 इंटू M2 अपॉन N2। अब आपको पता है कि ये आपका होता है, ये आपका क्या है, PA, तो इसकी जगह आपने PA लिख दिया और इसकी जगह PD लिख दिया। तो ये आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई 3 लाइन में। कौन सी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, और ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आया कि एक कॉइन को 3 बार उछाला गया, ठीक है, और तीनों ही बार उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हमने एक कॉइन को उछाला, अब उस कॉइन को टॉस किया, तो या तो उसमें हेड आएगा या तो उसमें टेल आएगा सॉरी, या तो उसमें हेड आएगा या तो उसमें टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो हेड आएगा, तो मतलब एक ही प्रोबेबिलिटी होगी। जब एक बार कॉइन को टॉस करोगे तो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या है, क्योंकि उसमें हेड भी आ सकता था और टेल भी आ सकता था, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 2 हो गए, तो 1/2। और 3 बार इसको क्या कहते हैं, कॉइन को अगर टॉस किया गया है तो 3 बार क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो इसी तरीके से जैसे ये पी ए इंटरसेक्शन बी है, अगर मान लो हम इसका और कुछ बनाना चाहते हैं 3 इवेंट्स के लिए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या बन जाएगा, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। ठीक है, अब ये हमने आपको ओरली क्वेश्चन करा दिया। इस क्वेश्चन को क्या क्वेश्चन में बोला गया था कि 3 बार कॉइन को टॉस किया जा रहा है और प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि तीनों बार ही उसमें क्या आ रहा है, हेड। चाहे ये क्वेश्चन हो कि तीनों बार हेड आ रहा है, या चाहे ये क्वेश्चन हो कि तीनों बार टेल आ रहा है। अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे, PA के लिए 1/2, PB के लिए 1/2 और PC के लिए 1/2। आंसर क्या मिल गया, 1/8। ठीक है, तो यही हमारा, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन
को करना है एक बार। अब देखिए हमारा जो है दूसरी थ्योरम है, ठीक है, ये आप समझ गए, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप समझ गए। क्वेश्चन क्या था कि हमने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, तीनों ही बार उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये निकलेगी। तीनों बार उसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो भी यही आंसर निकलेगा, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटीज फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स। ये था इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कि एक इवेंट का दूसरे इवेंट पे फर्क नहीं पड़ रहा था। ये है कि अगर एक इवेंट में कुछ हो रहा है तो दूसरे इवेंट पे भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। जैसे कॉलेज में प्रोग्राम होते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम सरस्वती पूजा, सेकंड प्रोग्राम कोई डांस है, थर्ड प्रोग्राम कोई भाषण है, और उसके बाद फिर चौथा प्रोग्राम है कि क्या कहते हैं, कुछ वो है नुक्कड़ नाटक है, ठीक है। तो अगर भाषण देने वाले का टाइम 10 मिनट का था और उसने टाइम लगा दिया 20 मिनट का, तो उस इवेंट पे फर्क पड़ गया ना। जो उसके बाद नुक्कड़ नाटक होना था उसको क्या होगा, उसके लिए वो टाइम कम बचा, क्योंकि उसके बाद वाला तो वो अपने टाइम पे करेगा, वो धीरे धीरे करके उन सारे प्रोग्राम पे थोड़ा थोड़ा टाइम का फर्क पड़ गया। तो ये डिपेंडेंट क्या कहते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। अच्छा अब देखिए इसके लिए सबसे पहले तो हमेशा की तरह इसकी आपको जो है पिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो हम ये सोच रहे थे कि इसको हम रब कर देते हैं, उसके बाद इसको बताएं, क्योंकि इस सेकंड वाले का प्रूफ थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं, 1 मिनट पिक ले लेते हैं हम इसकी। अब देखिए तो इसको अब हम रब कर देते हैं और फिर बताते हैं आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटीज फॉर, यहां पे कर दीजिए डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, अब ये हम रब कर देते हैं, इसके बाद हम बताएंगे इसका प्रूफ। अब ये है आपका सेकंड। अब आप ये समझो कि आपने 10 नंबर में 5 नंबर का कर लिया, अब 5 नंबर का और करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले कि इसमें आपको जो प्रूफ करना होता है वो हम पहले लिख देते हैं कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटीज और डिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए डॉट पी। ये जो इस तरीके से लिखा है इसका मतलब क्या होता है, बी गिवन ए, ये बीच में लाइन है, बी गिवन ए, ऐसे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे ए की जगह आप बी कर दो, बी इंटरसेक्शन ए, तो यहाँ पी बी आ जाएगा डॉट पी ए अपॉन बी, अपॉन नहीं बोलते, ए गिवन बी, ठीक है। तो ये तो चीजें होती हैं, और आपको ये पता है कि नहीं कि P A इंटरसेक्शन B को हम P B इंटरसेक्शन A लिख सकते हैं। तो मतलब P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P B इंटरसेक्शन A ही होता है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि पी ए इंटरसेक्शन बी, चाहे ये प्रूफ कर दीजिए चाहे ये प्रूफ कर दीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इफ ए एंड बी बोथ इवेंट अकर, ठीक है, अगर दोनों इवेंट अकर हो रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला P इंटरसेक्शन B क्या हो जाता है। अब ध्यान से देखिए क्या हो जाता है, अगर दो इवेंट अकर हो रहे हैं, ठीक है, तो होना क्या है कि यहाँ पे आता है, ऊपर क्या आता है, फेवरेबल केसेस या जो अकर हो रहा है, और नीचे आता है टोटल नंबर ऑफ केसेस।
तो टोटल नंबर ऑफ केसेस को तो हम हमेशा n s से दिखाते हैं, और यहाँ पे n क्योंकि दोनों केसेस हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b अपॉन n s। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझिए, अब ये जहां पे जो जगह है पूरी वो क्या है, सैंपल स्पेस। ये हमारा A, ये हमारा B, ये A बन गया, ये B बन गया। अब इस तरह के ये जो छोटे 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 ये हम पॉइंट बना रहे हैं, ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है हमारी, ये है हमारा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को हम किससे डिनोट करते हैं, एन एस। ठीक है, अब ये देखिए, ये A है, ये B है, और ये जो बीच वाला कॉमन पार्ट है A और B के बीच का, ये हमारा क्या है, ये हमारा है A इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब देखिए हमने मान लिया कि n A हमारा है m1, n B हमारा है m2, और जो इसका कॉमन पार्ट है दोनों में ही, दोनों आ रहे हैं जिसमें, वो है हमारा m3। ठीक है, और सैंपल स्पेस तो हमको पता ही है n s, ये हमारा क्या है, n है। ठीक है, इसका अभी हम लोग यूज करेंगे। तो अब आप देखो, ये जो सैंपल पॉइंट ये सैंपल स्पेस था, सैंपल स्पेस को हम ns से डिनोट करते हैं। ये A है इवेंट, ये B है इवेंट, इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो A इंटरसेक्शन B है। तो NA क्या हमने ले लिया, M1, N का मतलब नंबर ऑफ। ठीक है, NA क्या ले लिया, M1, NB क्या ले लिया, M2, NA इंटरसेक्शन B क्या ले लिया, M3, और NS को क्या ले लिया, N। ठीक है, हम कोई भी इन दोनों में एक प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला ही प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करें कि हमको पता है NA इंटरसेक्शन B की जगह हम क्या लिख सकते हैं, M3। NS की जगह पे क्या लिख सकते हैं, N। ठीक है, अब हमने क्या किया, अगर हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इस 1 को हमने लिख दिया m1 अपॉन m1, और ये m3 अपॉन n ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, ये भी। अब हमने क्या किया, इसकी जगह चेंज कर दी। क्या करा हमने कि m1 अपॉन n करा, या m3, m1 अपॉन n, इस n को यहां ले आए m1 के नीचे, इंटू m3 अपॉन m1। जैसे यहां लिखा हो 2 इंटू 5, अगर m1 2 है और n क्या है, 5 है, तो भी 10 आएगा, या यहाँ 5 लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए, तभी भी 10 आएगा। तो m1 के नीचे n लिख दिया और m3 के नीचे m1 लिख दिया। अब हमने क्या किया, m1 अपॉन n को तो ऐसे ही लिखा रहने दिया, अब इन दोनों में हमने क्या किया, n से डिवाइड कर दिया। ये क्यों किया, ये सब हम इसको प्रूफ करने के लिए कर रहे हैं। ये प्रूफ आप लोग याद कर लेना, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना, चाहे याद कर लो चाहे समझ लो, एग्जाम में करोगे अच्छे से तो 10 नंबर मिल जाएंगे। और कुछ ऐसा है नहीं बहुत दिमाग लगाने वाली चीज। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करना है, अब हम m3 को क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए m3 को क्या लिख सकते हैं, अब सब चीजें लिखो। m1 इज इक्वल टू क्या लिख दीजिए, Na, n की जगह लिख दीजिए ns, इंटू m3 क्या है हमारा, n A इंटरसेक्शन B अपॉन ns। ठीक है, अब ये क्या है, m1
एन ए, ये सब हम कहाँ से वैल्यू लिख रहे हैं, यहां से देख के लिख रहे हैं, अपॉन एन की जगह एन एस। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कोई इवेंट ए है, अगर हम इवेंट ए के लिए निकाल रहे हैं तो ये फेवरेबल केसेस हो गया और ये टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी ए लिख सकते हैं। इवेंट ए के लिए प्रोबेबिलिटी ये लिखी हुई है कि नहीं, इवेंट ए के लिए अगर प्रोबेबिलिटी होगी तो ये फेवरेबल केसेस लिखे हुए हैं, ये टोटल नंबर ऑफ केसेस लिखे हुए हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस टोटल नंबर ऑफ केस ये लिखा हुआ है, पी ए हो गया। ठीक है, अब सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है तो अपॉन में भी पी ए हो गया। क्लियर है, ये अपॉन में भी पी ए हो गया। अब ये जो हमारा बचा, ध्यान से देखो, तो जो ये हमारा बच रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा है, ये देखिए ध्यान से, अगर ए और बी दोनों इवेंट हो रहे हैं साथ में तो ये फेवरेबल केसेस हो गया, ये टोटल नंबर ऑफ केसेस होगा, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हो गया ये। अब देखिए पी ए से पी ए हमारा क्या होगा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये पी ए इंटरसेक्शन बी और ये भी पी ए इंटरसेक्शन बी, अब हमें प्रूव करने के लिए ऐसा करना पड़ता है, तो इसलिए इसके लिए परेशान ना हो। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि पी ए से तो पी ए कट जाएगा, अब पी ए इंटरसेक्शन बी हमारी होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एडिशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी, तो ऐसे ही हमारी होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले। प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है हमारी, फॉर्मूला हम लिखे दे रहे हैं, पी बी अपॉन ए, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, और पी ए गिवन बी होता है पी ए, इसको ए इंटरसेक्शन मतलब यहाँ पे आएगा बी इंटरसेक्शन ए, तो बी इंटरसेक्शन ए को हम ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं, ये चीजें ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे पी बी। अब आप देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू चाहिए आपको। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू आप अगर आपको इस फॉर्म में चाहिए तो आप देखो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखिए, अगर आप ये वाला लिखोगे तो ये लिख दो, ये वाला आप यूज कर लो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये होते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ये 2 पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो हम ये वाला यूज कर रहे हैं, फर्स्ट वाला। तो हमने क्या किया, पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी बी गिवन ए इंटू पी ए, इंटू पी ए, इसकी जगह पे ऐसे लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो हमने क्या लिखा, पी ए इंटू, इंटू का साइन क्या लगाओ, चाहे ऐसे लिख दो, पी बी गिवन ए, ये प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, यही हमको लाना था। तो जो हमने ये प्रूफ करा इस तरीके से, तो हम ये भी लेके चल सकते थे, बी इंटरसेक्शन ए लेके भी चल सकते थे और ये भी प्रूफ कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप अगर यहाँ पे लिख लीजिए बी इंटरसेक्शन ए, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, तो बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी को हम लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन की जगह ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन की जगह बी इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन ए, तो अब ये दिस इक्वल टू दिस हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये वाला प्रूफ हो गया, तो यही प्रूफ करके दिखाना था। ये सारी चीजें आप समझ ही गए हो, तो अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हमने आपको क्वेश्चन बता ही दिया है डाइस वाला, तो वो डाइस वाला क्वेश्चन था इनडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। ठीक है, अब डिपेंडेंट, एक्चुअली जो डिपेंडेंट इवेंट्स होता है, ये वाला टॉपिक पढ़ाने से पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ानी चाहिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होते हैं, ये 2 हमारे फॉर्मूले होते हैं। इसको इसलिए पहले पढ़ाया जाता है क्योंकि ये डिपेंडेंट, ये मल्टीप्लिकेशन के डिपेंडेंट इवेंट्स में इसका यूज होता है इस फॉर्मूले का, इसलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहले पढ़ाई जाती है।
तो हमने ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के 2 फॉर्मूले आपको बताए यहाँ पे, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा, ये हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे ले लिया जिसके ये 2 फॉर्मूले होते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए एक ही बात है, यहाँ बी इंटरसेक्शन ए की जगह आप ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हो, जिसमें पी बी इज ग्रेटर देन 0 और यहाँ पी ए इज ग्रेटर देन 0 होता है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। अब हम ये क्यों बोल रहे हैं बार बार, क्योंकि इसका यूज हम इस क्वेश्चन में करने जा रहे हैं और यही फॉर्मूला हमारा होता है किस लिए, मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी के लिए, जब आप इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं उसके लिए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग एन 8 साइडेड डाइस। अगर अभी तक हम लोगों ने डाइस पढ़ा था जिसमें 6 साइड होती थी, अब इसमें 8 साइड है। तो 8 साइड है तो सीधी सी बात है सैंपल स्पेस हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 6 साइड वाला होता तो 6 तक ही होता। देयर कैन बी 8 पॉसिबल, सही बात है, 8 पॉसिबल आउटकम्स होंगे क्योंकि इसमें 8 साइड्स हैं। These 8 possible outcomes will be form of sample space। ये सैंपल स्पेस बनेगा, ये हमने लिख लिया। अब क्वेश्चन क्या है, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो ए क्या हो जाएगा हमारा, ऑड नंबर कौन कौन से हैं इसमें, 1 3 5 7। और बी बी द इवेंट गेटिंग एटलीस्ट 7, कम से कम 7 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो 2 ही नंबर आएंगे, 7 और 8, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, कॉमन क्या है दोनों में, 7। बी इंटरसेक्शन ए भी 7, ए इंटरसेक्शन बी भी 7। अब हमारे पास ये दोनों फॉर्मूले हैं, इसमें हम वैल्यू पुट कर दें, पी बी अपॉन ए अगर हमको निकालना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए क्या आ जाएगा, 7 अपॉन अच्छा पी ए। तो पी ए हमारा क्या हो जाएगा, अभी तो हमने ये निकाला ही नहीं, पी ए और पी बी, ठीक है। तो ये तो सब चीजें निकालनी पड़ेंगी पहले, उसके बाद ही हो पाएगा। सबसे पहले हम पी ए निकालते हैं। पी ए इस इवेंट ए के लिए, तो इस इवेंट ए के लिए फेवरेबल केसेस क्या होगा, 4। टोटल नंबर ऑफ केसेस सब में क्या होंगे, 8 होंगे। तो ये आ गया हमारा 1/2। अब हम निकालते हैं पी बी। बी इवेंट के लिए फेवरेबल केसेस 2 है, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 8। तो ये आ गया 1/4, ठीक है। इसके बाद पी ए इंटरसेक्शन बी, इसके लिए फेवरेबल केसेस केवल एक ही है, तो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस 8। अब हम निकालते हैं वैल्यू पुट करके। तो फर्स्ट वाला निकालते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, पी बी अपॉन ए क्या आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो क्या है, 1/8 अपॉन 1/2, तो 2/8 आ जाएगा, 1/4 आ गया। इसी तरीके से ये निकालते हैं ए गिवन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए एक ही बात है, कई बार बोल चुके हैं। तो ये है हमारा 1/8 अपॉन बी, ये क्या निकला था 1/4, तो 4/8, तो क्या निकल आएगा 1/2। तो क्या निकल आया 1/4 और 1/2, ठीक है। ये हमने आपको एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल ले लिया और उसको समझा दिया। तो अब आपको समझ में आ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए भी हमारा जो फॉर्मूला होता है यही होता है। उसमें क्या होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके लिखा होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए कनेक्टेड है, मल्टीप्लिकेशन के डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए कनेक्टेड है ये दोनों चीजें, ठीक है। तो आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तक खत्म हो गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, और वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करिए। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।